हेलो, मैं हूँ राशि सहाय और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। टुडे ऑन अ कैंसर अवेयरनेस सीरीज वी हैव डॉक्टर राहुल कुलकर्णी विद अस। डॉक्टर राहुल कुलकर्णी सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेमेटोलॉजिस्ट हैं और पिछले 15 सालों से इन्होंने इस रूप में काम किया है। वेलकम टू मेडी सर्कल डॉक्टर राहुल कुलकर्णी। थैंक यू वेरी मच। तो 2020 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 2 लाख से अधिक महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और 2020 के नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट के अनुसार ये संख्या बढ़कर 2.3 लाख तक पहुंच जाएगी 2025 तक। तो आइए आज हम डॉक्टर से जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है। ओके, तो बहुत ही अच्छा सवाल है और आजकल सब लोगों को पता है कि ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में सबसे नंबर 1 पे होने वाला कैंसरों में एक हो गया है। तो ब्रेस्ट कैंसर जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि कैंसर होता क्या है, जस्ट एज अ स्मॉल डेफिनेशन। तो हमारे पूरे शरीर में अनेक प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं एंड हर एक ऑर्गन में हर एक प्रकार की पेशियां होती है। तो अगर कोई भी पेशी में अगर कोई बिगाड़ हो गया और उसके वजह से अगर वो पेशी अनियंत्रित तरीके से अगर उसका ग्रोथ चालू हो गया तो उससे जो गांठ बनती है उसको हम लोग कैंसर बोलते हैं। वापस अगर मुझे बताना है तो हर एक प्रकार की गांठ कैंसर की नहीं होती। जिस पेशियों में अपने शरीर के इतर भागों में भी स्प्रेड होने के अगर जो भी गुणधर्म होते हैं उसी टाइप के पेशियों को हम लोग कैंसर की पेशियां बोलते हैं। तो जब हमें पता है कि कैंसर मतलब अनियंत्रित ग्रोथ ऑफ एनी कैंसर सेल, देन सिमिलरली इन सच केसेस इफ यू वांट टू डिफाइन ब्रेस्ट कैंसर, तो ब्रेस्ट मतलब जो स्तन का भाग होता है उसमें 2 तरीके की पेशियां होती है, एक तो डक्ट में या लोब्यूल्स में। तो अगर इन पेशियों में अगर अनियंत्रित तरीके से ग्रोथ होना चालू हो जाए तो उसके वजह से जो भी लंप बनता है या गांठ बनती है उसको हम लोग ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। जी डॉक्टर, क्या आप ये बता सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के कारण क्या होते हैं? ओके, तो ब्रेस्ट कैंसर के कारण अगर हम लोग डिवाइड करना चाहते हैं तो उसको हम लोग 2 तरीके के कारणों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक है मॉडिफाइबल मतलब जिसको हम लोग खुद से बदल सकते हैं, और दूसरा टाइप होता है नॉन मॉडिफाइबल। तो पहले हम लोग देखते हैं कि नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या है या कारण क्या होते हैं। तो नॉन मॉडिफाइबल कारणों में सबसे पहले आता है उम्र। जैसे अपना एज बढ़ता है वैसे नेचुरली ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क बढ़ने वाली है, उसको हम लोग कोई बदल नहीं सकते। दूसरा है जेंडर, मतलब हमें सबको पता है कि फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन होता है, तो जेंडर हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तीसरा होता है फैमिली हिस्ट्री। बहुत बार बहुत सारे पेशेंट्स के फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री होती है। माता जी के साइड पे या बहनों के साइड पे ब्रेस्ट कैंसर का हिस्ट्री होना, तो ये फैमिली हिस्ट्री हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो जिनमें फैमिली हिस्ट्री है उनमें रिस्क या ब्रेस्ट कैंसर होने का कारण ज्यादा हो सकता है। पर्सनल हिस्ट्री मतलब अगर खुद को भी पहले कोई कैंसर हो चुका है, जैसे लिम्फोमा बोलते हैं, और कभी रेडिएशन मिल चुका है, तो वो ऐसे पेशेंट्स में ब्रेस्ट कैंसर होने का चांसेस ज्यादा होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, मतलब अगर मेनोपॉज अगर लेट होता है और मेंसेस अगर जल्दी चालू होते हैं, तो जितना टाइम अगर फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एक्टिव है उतना ज्यादा चांस होता है कि ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क बढ़ जाए। तो ये सब फैक्टर्स है कि जो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे जो कारण है जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बैड हैबिट्स, जैसे कि स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन। दूसरा है ओबेसिटी या मोटापा। आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से मोटापा बढ़ना या शरीर की स्थूलता बढ़ना ये बहुत कॉमन हो गया है फीमेल्स में। तो ये देखा गया कि अगर मोटापा ज्यादा सालों तक अगर चलता है तो उससे ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क बढ़ती है। बीच में ट्रेंड आ गया था कि पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब बहुत ज्यादा हार्मोन्स का सेवन या बहुत लंबे समय तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज होना, ये भी एक प्रूवन रीजन है ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क बढ़ाने में। और आगे एक इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर मैं बोलना चाहता हूँ कि आजकल के करियर के वजह से या लाइफस्टाइल की वजह से बहुत कॉमन हो गया है कि फीमेल्स अपना शादी की उम्र जो है वो आगे चली जा रही है, एंड नेचुरली उसके वजह से प्रेगनेंसी भी 30 साल के बाद 35 साल के बाद होने लगी है।
तो ये प्रूवन रीजन है कि अगर प्रेगनेंसी 30 साल के बाद होती है तो ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क बढ़ती है। ब्रेस्ट फीडिंग का भी अवॉइड करना, करियर की वजह से बहुत बार ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर नहीं होता, तो ये सब चीजों की वजह से ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क बढ़ती है। ये सब फैक्टर्स मॉडिफाइबल है, तो हम अवेयरनेस स्प्रेड करने के टाइम पे यही बताते हैं कि जो हमारे हाथ में है वो हम लोग टाल सके, तो हम लोग ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं। ओके डॉक्टर, सो क्या आप हमारे ऑडियंस को ये बता सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं? ओके, तो जैसे सब लोगों को पता है कि कोई भी कैंसर का लक्षण मतलब कोई गांठ होता है, ये एक नेचुरली सब लोगों को एक कंसेंसस पता है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में भी बहुत सारे लक्षण है कि जो कैंसर के हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि सबसे कॉमन लक्षण है कि स्तनों में कोई प्रकार की गांठ का महसूस होना। अगेन मैं ये बोलना चाहूंगा कि हर प्रकार की गांठ कैंसर की नहीं होती, लेकिन अगर कोई गांठ फर्म है, हार्ड लग रही है, अगर उसके ऊपर स्किन का जो है कलर चेंज होता है या स्किन कड़क हो गई है, तो इसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ और भी कोई सिम्टम्स है, जैसे निपल का अंदर खींच जाना, निपल में से कोई डिस्चार्ज आना, जैसे स्पेशली ब्लड का डिस्चार्ज या ब्लैकिश कलर का डिस्चार्ज आना, ब्रेस्ट के ऊपर की स्किन कड़क हो जाना, उसके ऊपर ऐसे डॉट डॉट जैसे एक संतरे की छिलका जैसे हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं पॉडी ऑरेंज अपीयरेंस, वैसे टाइप का अपीयरेंस तैयार होना। अपने बगल में भी कोई कभी कभी गांठ हो सकती है, या स्तनों का आकार चेंज होना। ये सब जो भी सिम्टम्स है, ये ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। और अगर किसी को भी कभी भी ऐसे टाइप के लक्षण दिखे, तो उन्होंने तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टरों की सलाह लेनी चाहिए। आप आपके पास में कोई भी गायनाकोलॉजिस्ट है या सर्जन है, या अगर कोई कैंसर स्पेशलिस्ट है, उनसे जाके जरूर सलाह मशवरा करिए। जी डॉक्टर, सो क्या आप बता सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के क्या स्टेजेस हैं? तो जनरली जैसे हर कैंसर के स्टेजेस होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के भी 4 स्टेज होते हैं। स्टेज का मतलब है कि कितने मात्रा में कैंसर फैला है अपने शरीर में। तो अगर हम लोग एक ब्रॉडली क्लासिफिकेशन बताएं हमारे दर्शकों के लिए, तो स्टेज 1 मतलब हम लोग बोलते हैं कि कैंसर जो है वो सिर्फ स्तनों तक ही लिमिटेड है, और उसके ऊपर भी जाके बहुत ही छोटी गांठ है, अभी तक ज्यादा बड़ी नहीं है। स्टेज 2 का मतलब है कि गांठ थोड़ी बढ़ गई है, उसका साइज में भी 2 या 5 सेंटीमीटर के आसपास है, लेकिन वो अभी भी स्तनों के आगे जाके नहीं फैली है। स्टेज 3 का मतलब होता है कि स्तनों में गांठ है, और नेक्स्ट स्टेप होती है कि अपने बगल में, उसी स्तन के बगल में जो भी गांठाने होती है, जिसको हम लोग लिम्फ नोड्स बोलते हैं, उधर तक कैंसर का स्प्रेड हो गया है, तो उसको हम लोग स्टेज 3 बोलते हैं। और अगर ये कैंसर अपने स्तनों की जगह और अपने बगल के लिम्फ नोड्स, इन दोनों को छोड़कर और कई भी अंगों में अगर फैल गया है, जैसे कि बोन्स है या लंग्स है या लिवर हो सकता है या ब्रेन हो सकता है, ऐसे कहीं पे भी अगर वो कैंसर फैलता है, तो उसको हम लोग स्टेज 4 बोलते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही रहता है हमेशा कि जितना हो सके उतना पेशेंट्स को स्टेज 1, स्टेज 2 या स्टेज 3 तक ही पकड़े, ताकि हम लोग पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीटमेंट कर सके और क्योर कर सके। जी डॉक्टर, सो क्या ब्रेस्ट कैंसर पूरी तरह से क्योर हो सकता है? अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे मैंने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जिसके लिए आजकल हमारे पास बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस अवेलेबल है। और एज अ रूल अगर हम लोग देखें तो स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 तक ब्रेस्ट कैंसर अच्छे से क्योर हो सकता है। अभी क्योर का मतलब है कि ब्रेस्ट कैंसर वापस आने का चांसेस को मैक्सिमम कम करना। तो जितने जल्दी के स्टेज में हम लोग उसको पकड़ते हैं, उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि पेशेंट क्योर हो जाए। तो एक ब्रॉडली अगर हम लोग परसेंटेज देखें, तो स्टेज 1 में chances of cure are somewhere between 90% to 95%. स्टेज 2 में जनरली अराउंड 80% टू 85% पेशेंट्स में क्योर के चांसेस है। स्टेज 3 में भी अगर प्रॉपर मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट हो जाए, तो हम लोग आज 60 टू 75% पेशेंट्स में क्योर अचीव कर सकते हैं। स्टेज 4 में टेक्निकली हम लोग ये बोलते नहीं है कि क्योर हो जाएगा, लेकिन आज हमारे पास बहुत एडवांस्ड टेक्निक्स है, कीमोथेरेपीज है, इम्यूनोथेरेपीज है, हार्मोनल एंड टारगेटेड थेरेपीज है, जिसकी वजह से हम लोग स्टेज 4 के पेशेंट्स को भी बहुत ही लंबे समय तक अच्छा कंट्रोल दे सकते हैं एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन को आंसर करना है, तो मुझे ये बोलना चाहता हूँ कि यस, ब्रेस्ट कैंसर डेफिनेटली क्योर हो सकता है, अगर हम लोग उसको पहले शुरुआती स्टेजेस में पकड़ ले और उसकी अच्छे से ट्रीटमेंट करें। जी डॉक्टर, सो एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ब्रेस्ट कैंसर को किस तरह से ट्रीट करते हैं?
ओके, तो जनरली सीक्वेंस अगर हम लोग देखें कि ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट का स्टार्ट कैसे होता है, तो जनरली जैसे मैंने सिम्टम्स बताए, ये सिम्टम्स लेके जब भी कोई पेशेंट अपने डॉक्टर के पास जाते हैं या ऑन्कोलॉजिस्ट के पास रेफर होते हैं, तो पहला स्टेप रहता है कि उसको डायग्नोज करें। तो अगर वो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास या सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आता है, तो पहले हम लोग उसको एग्जामिन करते हैं, फिर उसकी जांच करते हैं जिसमें कोई मैमोग्राफी होता है या बायोप्सी होती है, जिससे ये प्रूव होता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर है, उसके टाइप्स कौन से हैं, एंड फिर उसकी स्टेज क्या है ये जानने के लिए अगर जरूरत पड़े तो कुछ स्कैन्स होते हैं। उसके बाद जो स्टेजेस में वो कैंसर का निदान होता है, उस स्टेज के अकॉर्डिंग हम लोग उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो बीइंग अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का रोल है राइट फ्रॉम द डायग्नोसिस टिल द ट्रीटमेंट प्लानिंग। अगर पेशेंट बहुत ही शुरुआती स्टेजेस में है, स्टेज 1 में, तो हम लोग उसका सर्जरी पहले करवाने के लिए उसको सर्जन के पास भेजते हैं, एंड फिर सर्जरी होने के बाद उसको जरूरत के अनुसार कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी या रेडिएशन अगर जरूरत होती है तो हम लोग उसको देते हैं। अगर स्टेज 2 या स्टेज 3 में अगर पेशेंट पहले से ही है, तो आजकल नए ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से बहुत बार हम लोग पहले पेशेंट को कीमोथेरेपी देते हैं, गांठ छोटी करने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से कैंसर की सर्जरी बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है, कॉस्मेटिक आउटकम्स अच्छे से हो सकते हैं, और उसके बाद जो भी है रेडिएशन या हार्मोनल ट्रीटमेंट, टारगेटेड ट्रीटमेंट, ये सब आगे हम लोग दे सकते हैं। तो ब्रॉडली पेशेंट के स्टेज के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं एंड फिर ट्रीटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। जी डॉक्टर, सो मेडिसर्कल में हमेशा हमारी यही कोशिश रही है कि हम हमारे ऑडियंस तक कम से कम टाइम में ज्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके, और इसके लिए आज हम एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन कंडक्ट करेंगे, जिसमें से कि आप हाँ या ना या तो फिर एक और दो लाइन के सेंटेंसेस में भी आंसर कर सकते। तो डॉक्टर, तो मेरा पहला सवाल ये है कि क्या सिर्फ महिलाओं को ही ब्रेस्ट कैंसर होता है? बिल्कुल नहीं, ये गलतफहमी है। महिलाओं में ज्यादा प्रोपोर्शन में हो सकता है, लेकिन मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस हो सकता है। तो अगर मेल में भी या पुरुषों में भी ऐसे कोई सिम्टम्स है, तो उसको नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लें। जी डॉक्टर, सो क्या ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक है? जेनेटिक हिस्ट्री अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो डेफिनेटली जेनेटिक या हेरिडेटरी होने का चांसेस ज्यादा है। सब पेशेंट्स में जेनेटिक नहीं होता। अप्रोक्सीमेटली 15 to 20% ब्रेस्ट कैंसर्स जेनेटिक होते हैं। स्पेशली ट्रिपल नेगेटिव जो ब्रेस्ट कैंसर टाइप है, वो जेनेटिक होने का या फैमिलियल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो डॉक्टर, क्या ब्रेस्ट कैंसर हमेशा गांठ होने का कारण बन जाता है? नहीं, जैसे मैंने बताया कि गांठ होना ये सबसे कॉमन सिम्टम है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स है। जैसे मैंने बताया कि अगर निपल का अंदर खींच जाना, निपल में से डिस्चार्ज आना, निपल में से ब्लड का बाहर आना, या स्तनों की ऊपरी स्किन बहुत लाल हो जाना, या उसमें जो है कड़क हो जाना, या बगल में गांठ आना, ये भी कोई सिम्टम्स हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर का। तो अगर कोई भी चेंज आपको नजर आए तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर को दिखाना है और उनकी सलाह लेनी है। Ji, doctor. So thank you so much for coming to our show and sharing your valuable time and insights with us at MediCircle. It has been a pleasure having you on the show. Thank you very much.